किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। केंद्र द्वारा बाढ़ प्रभावित उत्तर पूर्व राज्यों के लिए 2350 करोड़ का पैकेज। प्रदेश को पिछली सरकार की तुलना में मिली केंद्रीय राशि 2/3 बढ़ी। राजधानी में कुल 56,537 लोगों को मिलेगा कर्ज माफी का लाभ। रासायनिक खाद के संतुलित प्रयोग से खेती की पैदावार में 12% की वृद्धि। और प्रदेश के मध्य क्षेत्र पर मानसून की मेहरबानी अधिक। अब कृषि समाचार विस्तार से। गुवाहाटी दौरे पर आए प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 2350 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। असम के वित्त मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के बाढ़ पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की है। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों का हिस्सा निर्धारित कर उसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी और बाढ़ में इसकी भूमिका के बारे में रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। असम को लेकर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने राहत और पुनर्वास के लिए 250 करोड़ रुपए शीघ्र जारी करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रदेश की राजधानी में दौरे पर आए अमित शाह ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र द्वारा भेजी गई राशि का सही ढंग से इस्तेमाल कर रही है, इसलिए केंद्र ने भी पिछली सरकार की तुलना में 2/3 केंद्रीय राशि बढ़ा दी है। सरकार ने बीते 3 वर्ष में 106 योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने बताया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचा देंगे। उन्होंने बताया कि लोक कल्याण संकल्प पत्र में गन्ना किसानों का भुगतान किए जाने के वादे को पूरा किया गया है। सरकार ने 90% से अधिक गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कर दिया है। केंद्र सरकार ने गाँव की महिलाओं को 5 करोड़ गैस कनेक्शन देने का संकल्प लिया है। अब तक 3.5 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 59 लाख कनेक्शन मिले हैं। जिन किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें कर्ज माफी से वंचित नहीं किया जाएगा। जिले में कुल 56,537 लघु एवं सीमांत किसानों को सरकार की कर्ज माफी का लाभ मिलेगा, क्योंकि इन पर 1 लाख रुपए तक का कर्ज है। बड़े किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है वे इस दायरे से बाहर होंगे। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व का कहना है कि तहसीलों में आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। आधार कार्ड से पता लग जाएगा कि किसान ने कहीं एक से अधिक बैंक से तो कर्ज नहीं लिया है। जिन किसानों के आधार कार्ड नहीं है उनकी कर्ज माफी के लिए लेखपालों से सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद SDM की संस्तुति पर बैंकों के पास भेजा जाएगा। पहले चरण में उन किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलेगा जिनके पास आधार कार्ड है। डीएम के मुताबिक अगले माह से किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में सुधार के उपायों का असर खेतों से लेकर किसानों की जेब तक होने लगा है। खेती की लागत में कटौती करने की केंद्र सरकार की मंशा सिर चढ़ने लगी है। फसल की अधिक उपज लेने की चाहत में रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग पर अंकुश दिखना शुरू हो गया है। रासायनिक खादों के संतुलित प्रयोग से उपज की पैदावार में बढ़त दर्ज की गई है। खेती की लागत में कमी लाने और पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने दोहरी योजना बनाई है। इसके तहत खेती की लागत घटाने के लिए कई उपाय किए गए, जिसमें मिट्टी की जांच को उच्च प्राथमिकता दी गई। मिट्टी की जांच होने के चलते अंधाधुंध रासायनिक खादों के प्रयोग पर रोक लगी है, जिससे उर्वरक की खपत में 10% तक की कमी आई है। कम खाद के इस्तेमाल के बावजूद पैदावार में 12% तक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे खेती की लागत घटाने में सफलता मिली है। संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह रिपोर्ट पेश की। बारिश के 2 माह गुजर चुके हैं। अब तक मानसून की चाल ठीक ही रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 313.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हालांकि यह बीते वर्ष अब तक हुई बारिश के मुकाबले कम है। बीते वर्ष जुलाई तक 391.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। यदि क्षेत्रवार देखें तो मानसून अब तक सबसे अधिक मध्य क्षेत्र पर मेहरबान रहा है, जहां सामान्य के मुकाबले सबसे अधिक 89.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 87.1 मिलीमीटर बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून रूठा रहा, जहां सामान्य के मुकाबले मात्र 78.8% बारिश ही बीते 2 माह में हुई। यह प्रदेश में सबसे कम बारिश रही। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह सिलसिला फिलहाल अभी जारी रहेगा। मौजूदा समय में प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश की राजधानी में भी बादलों की आवाजाही के साथ साथ बारिश हो सकती है। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताज़ा मंडी भावों की।
गेहूं आगरा में 1580 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1650 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 1645 रुपये प्रति क्विंटल और मेरठ में 1652 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अरहर आगरा में 3300 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 3240 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 3500 रुपये प्रति क्विंटल और मेरठ में 6900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। चावल की बात करें तो चावल आगरा में 2580 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2500 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2485 रुपये प्रति क्विंटल और मेरठ में 2510 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज आगरा में 980 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 750 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 910 रुपये प्रति क्विंटल और मेरठ में 985 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। आलू आगरा में 420 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 500 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 620 रुपये प्रति क्विंटल और मेरठ में 560 रुपये प्रति क्विंटल का हिसाब रहा। सेब आगरा में 8450 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 8600 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 7700 रुपये प्रति क्विंटल और मेरठ में 7875 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। केला आगरा में 1760 रुपये प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2200 रुपये प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2100 रुपये प्रति क्विंटल और मेरठ में 7800 रुपये प्रति क्विंटल का हिसाब रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नमस्कार, सभी किसान भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत में 60 से 65% कृषि भूमि पर खेती की जाने वाली गन्ने की फसल के बारे में। जी हाँ, कि गन्ने की फसल में सामयिक कार्य क्या है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर शिव नायक सिंह जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। डॉक्टर साहब, कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस विषय से जुड़ा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस समय हमारी गन्ने की फसल किस अवस्था में है? देखिए किसान भाइयों, इस समय हमारी गन्ने की फसल जो है ना एकदम बढ़वार वाली अवस्था में है। बारिश खूब हो रही है और ऐसे में हमारी जो है 3 तरह की गन्ने की फसल इस समय खेतों में है। एक तो यह है कि पिछले साल जो शरद काल में गन्ना की फसल बोई गई थी, दूसरी उसके बाद बसंत काल यानी फरवरी मार्च में, और तीसरी जो देर से जो बसंत में गन्ना बोते हैं यानी
मई के महीने में जो बोते हैं, उस तरह की फसलें हमारी गन्ने के खेतों में हैं। तो जो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी शरतकालीन वाली गन्ने की फसल है वो काफ़ी बढ़ चुकी होती है, और ऐसे में जो है ना हमारी गन्ने की फसल काफ़ी अच्छी बढ़वार भी हो रही है और तीव्र गति से गन्ना बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये देखने वाली बात है कि इतनी बारिश होने के बाद हमारे गन्ने के खेतों में पानी भर जाता है, और ज़्यादा पानी गन्ने के खेतों में गन्ने की फसल के लिए नुकसानदेह होता है। ऐसे में ज़रूरी यह है कि गन्ने के खेतों से जल निकास की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जड़ों को ऑक्सीजन मिल सके, जड़ें अपना अच्छा काम कर सके, और गन्ने की बढ़वार के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचे और गन्ने की बढ़वार हमारी और ज़्यादा होनी शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, आने वाला जो मौसम है उस मौसम को देखते हुए गन्ने की फसल में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, इस समय जो है ना सबसे बड़ा सावधानी वाली बात यह है कि इस समय गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का काम पूरा कर लिया जाए, और मिट्टी चढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि गन्ने की जो पंक्तियां हैं उनके मध्य से मिट्टी को निकाला जाए, मेड़े बना दी जाए। मेड़े बनाने के बाद क्या होगा कि मेड़े बन जाएगी, और साथ ही साथ किसान भाइयों नालियों का रूप वो ले लेंगी, और उन्हीं नालियों में से जल निकास की व्यवस्था हो जाएगी। जो हमारा पानी है, जो अतिरिक्त पानी खेतों में भरा हुआ है, वो जल निकास के माध्यम से निकल जाएगा, और गन्ने की बढ़वार हमारी बहुत अच्छी और हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया मिट्टी चढ़ाना। तो मिट्टी चढ़ाने के बाद सबसे प्रमुख कार्य कौन सा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है? देखिए, इस समय जो है ना जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खेतों में जाएं तो हमारी गन्ने की जो लहलहाती हुई फसल देख करके बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आ रहा है कि गन्ने में एक रोग है जिसको कि हम पोक्का बोइंग रोग के नाम से जानते हैं। ये फफूंदी जनित रोग है, और इससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है ना बाधित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण जितना ज़्यादा होगा, पत्तियों में भोजन उतना ही अच्छा बनेगा, और गन्ने में जो शर्करा की मात्रा है वो उतनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब ये पोक्का बोइंग बीमारी आ जाती है तो इसके रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ उपाय करें। इसके लक्षण ये हैं कि जो गन्ने की ऊपर वाली पत्तियां हैं उनके निचले भाग में पीलापन आना शुरू हो जाता है, और पत्ती के सबसे नीचे वाले भाग में, जिसको कि हम लीफ शीत कहते हैं, जो कि तने से जुड़ा हुआ होता है, वहां पर भी जनाब भूरे और पीले रंग के धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। बाद में उग्र अवस्था आने पर क्या होता है कि पत्तियों में सिकुड़न, ऐंठन हो जाती है, और ऊपर से क्या होता है कि गन्ने की जो बंची टाइप, जिसको गुच्छा टाइप होता है, गुच्छा टाइप बन जाता है, और ऊपर का पत्ती का भाग जो है ना एक कट सा जाता है। तो ऐसे में जो है ना इस रोग की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि एक दवा आती है जिसको कि हम कहते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, यानी इसकी जो है ना 2 ग्राम दवा और 1 लीटर पानी में मिला करके अगर इसका छिड़काव करेंगे तो इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, ये बात किसान भाइयों ज़रूरी है कि ऐसे में जहाँ शरद काल का गन्ना बोया हुआ है वहाँ पर गन्ना काफ़ी बड़ा हो चुका है, 8-9 फीट 10 फीट का हो चुका है, तो इसमें जो है ना किसान भाइयों को स्प्रे करने में, छिड़काव करने में दिक्कत होती है। तो कहीं कहीं इस तरह की व्यवस्था है कि बूम स्प्रेयर का प्रयोग किया जाए, और बूम स्प्रेयर के माध्यम से जहाँ गन्ना बड़ा भी हो जाता है वहाँ पर भी हम गन्ने में छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये मैं बता दूं कि इस समय बारिश बहुत अच्छी हो रही है, और ऐसे में बीमारियों का और कीड़ों का प्रकोप थोड़ा कम ही नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ भी इस तरह का प्रकोप है, बीमारियाँ हैं, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा के माध्यम से इस बीमारी से, इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। और इस अवस्था में कौन कौन से ऐसे कीड़े हैं जो हमारी फसल में लग सकते हैं, और उनकी पहचान कैसे? ये एक कीड़ा है जिसको कि हम माइट कहते हैं। ये माइट जो ना हल्का फुल्का कहीं कहीं देखने को मिलता है, जिसमें पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से नज़र आते हैं, और इनको अगर खेत में अगर ज़्यादा प्रकोप हो गया है तो इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड, इसकी 200 मिलीलीटर दवा को 1250 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे, तो जहाँ जहाँ कीड़े का प्रकोप है खत्म हो जाएगा, और आपकी गन्ने की फसल इस कीड़े से मुक्त हो जाएगी। अच्छा, अभी आपने कीड़ों के बारे में भी बता दिया, दवाओं के बारे में भी बता दिया, लेकिन यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि कौन कौन सी प्रमुख बीमारियाँ हैं जो गन्ने की फसल में इस अवस्था में लग सकती हैं? देखिए, इस समय जो है ना, जो मैंने आपको बता दिया कि पोक्का बोइंग जो बीमारी है वो इस समय प्रमुख रूप से आ रही है। बाकी जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, गन्ने में शुरुआती दौर में आते हैं या बाद में जब आते हैं, जब जल भराव वाली स्थितियाँ लगातार बनी रहती हैं तब आते हैं। और गन्ने में खास बात ये होती है कि गन्ने की जो प्रजातियाँ होती हैं वो रोग रोधी प्रजातियों को बोने की ही संस्तुति दी जाती है। लिहाजा ऐसा देखा गया है कि जो गन्ने में एक लाल सड़न का रोग जो आता है वो तभी आता है, और इसी महीने में आता है जब गन्ने में जल भराव हो जाता है, और उस गन्ने में बीमारी पहले से गन्ने में मौजूद होती है, तब जाकर के
जुलाई और अगस्त के महीने में उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये बीमारी अब बहुत कम रह गई है। बात करें पहचान की, तो कैसे पहचाना जाए? देखिए, इसमें जो है ना लाल सड़न का जो रोग आ जाता है तो उसमें गन्ना धीरे धीरे जो है ना ऊपर की पत्ती से सूखना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरा का पूरा खेत सूख जाता है। और गन्ने के पौधे को अगर आप उखाड़ें और उसको अगर आप लंबवत उसको फाड़ेंगे तो सिरके की जैसी उसमें बदबू आती है। तो ये समझ लेना चाहिए कि इसमें लाल सड़न का रोग है। एक बीमारी और आती है जिसको कि हम स्मट के नाम से जानते हैं, और वो स्मट बीमारी ऐसी होती है कि उसमें एक काले रंग का कोड़ा सा नजर आता है और उस कोड़े से जो है ना बीमारी के जो विषाणु हैं एक खेत से दूसरे खेत में फैलने लगते हैं। इस समय जो है ना स्मट बीमारी का प्रकोप खेतों में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की प्रमुख बीमारियां, लेकिन इनको बचने के लिए जरूरी है कि रोगरोधी प्रजातियों की बुआई की जाए और बीज का शोधन अवश्य किया जाए। तब ये बीमारियां निश्चित रूप से हमारे गन्ने में नहीं लग पाती हैं। क्या कुछ दवाएं भी हैं, अगर ये बीमारियां लग रही हैं तो दवाओं का छिड़काव किया जा देखिए, गन्ने में अगर कोई बीमारी लग जाती है तो खड़े खेत में गन्ने में किसी भी बीमारी का किसी भी रसायन से रोकथाम संभव नहीं है। इसके दो ही तरीके हैं, एक तो यह है कि रोगरोधी प्रजातियों की बुआई की जाए और दूसरा यह है कि बुआई के समय बीज का शोधन किया जाए। और बीज का शोधन हम बाविस्टिन दवा के माध्यम से करते हैं। बाविस्टिन दवा की 112 ग्राम मात्रा दवा की और 112 लीटर पानी का घोल बना करके गन्ने के टुकड़े जो बोए जाने हैं उन टुकड़ों को आप 15 से 20 मिनट डुबो करके अगर बोएंगे तो बीज जनित जो बीमारियां हैं वो हमारे गन्ने में नहीं फैलेंगी और हमारा गन्ना रोग मुक्त रहेगा। अच्छा, आने वाली गन्ने की फसल के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए ताकि हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ सके? बहुत बढ़िया नितिन जी आपने सवाल किया। हमारे उत्तर प्रदेश में और देखा जाए कि जहाँ जहाँ गन्ने की खेती होती है, हमारे उत्तर प्रदेश में तो लगभग 22 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। और गन्ने के खेती में खेती करते करते देखा गया है कि हमारे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, यानी जो मिट्टी की ताकत है किसान भाइयों, वो बहुत कम होती जा रही है, धीरे धीरे और कम होती जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी मिट्टी की ताकत को पुनः उसी अवस्था में ले आएं जो हमारी पहले हुआ करती थी। इसलिए जरूरी है कि जहाँ जहाँ खेत खाली हों या साल में 2 साल में कम से कम एक बार ढेंचा की फसल से बुआई करें। और इस समय भी अगर खेत खाली हैं और सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में अगर आप शरतकालीन गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो ढेंचे की बुआई कर दें। करीब 40-45 दिन का जब ढेंचा हो जाए तो उस ढेंचे की फसल को उसी खेत में पलट देंगे तो हम आपका खेत जो है ना कार्बनिक पदार्थ से परिपूर्ण हो जाएगा और मिट्टी की ताकत बढ़ जाएगी। और मिट्टी में जो विषाणु पहले से होते हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, जिनका कि रोकथाम गन्ने की फसल में संभव नहीं होता है, वो विषाणु को मारने की क्षमता मिट्टी में उपलब्ध हो जाएगी और आपकी मिट्टी की ताकत भी बढ़ जाएगी। आप ढेंचे की फसल को अगर खेत में पलट देते हैं तो 4-5 तरह से एक फ़ायदा होता है किसान भाइयों। एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। नंबर 2 चीज़ ये है कि मिट्टी की जो बनावट है उसमें सुधार हो जाएगा और मिट्टी में जो भी आप नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक डालते हैं तो उनकी जो प्रयोग की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ ये देखने में आया है कि अगर आप जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उनसे आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। लिहाजा अगर आपने ढेंचे की फसल खेत में पलट दी है तो बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक भी अगर आप खेत में डालते हैं तो उनसे आपको भरपूर लाभ मिलेगा और कम नाइट्रोजन यानी यूरिया दे करके भी आप उतनी ही फसल का उत्पादन ले सकते हैं जितना कि आपको संस्तुत उर्वरक देने से मिलता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये बताइए कि जब गन्ने की फसल खेतों में होती है तो खेत हरा भरा दिखता है, लेकिन उसी गन्ने की फसल में कुछ पीले पत्ते भी आ जाते हैं, तो वो पीले पत्ते क्यों आते हैं? और अगर वो पीले पत्ते आ रहे हैं तो क्या उनको हटा देना चाहिए? नहीं हटाते हैं तो किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने फिर एक किया। देखते हम ये जानते हैं कि हम अपने खेतों की बराबर निगरानी करते रहें, अपने खेतों को बराबर देखते रहें और जब आप गन्ने के खेत में जाएंगे तो आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि गन्ने की फसल में हमें क्या करना चाहिए। अब इस समय जो पिछले साल शरद काल में गन्ना बोया हुआ है किसान भाइयों, और अगर आप खेत में जाएंगे तो देखेंगे कि गन्ना काफ़ी बढ़ चुका है, 9-10 फीट का हो चुका है और उसमें कुछ पुरानी पत्तियां भी लिपटी हुई हैं गन्ने के तने में से। तो पुरानी पत्तियों को किसान भाइयों निकाल दें। निकालने से फ़ायदा ये होगा कि एक फ़ायदा तो आपको होगा कि जो उसमें छिपे हुए कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे और जो सूखी पत्तियां हैं उनको आप खेतों में गिरा देंगे तो वो सड़ करके
आपको जो है ना मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाएंगी। इस तरह से आप लगातार देखभाल करते रहेंगे तो काम एक करेंगे और फायदा आपको 2 मिलेगा। किसानों को हमारी सरकार भी कहती है, गन्ना कृषकों को, कि आपकी आमदनी दुगनी करी जाएगी, कुछ ऐसा किया जाएगा। लेकिन हम आपसे पूछें कि गन्ना कृषक अगर अपनी आमदनी दुगनी करना चाहते हैं तो क्या करें खेती करते समय? इसमें ज़रूरी है कि हम फसलों की जो उत्पादकता है यानी गन्ने की जो उत्पादकता है उसमें हम बढ़ोतरी लाएं। और बढ़ोतरी लाने के लिए ज़रूरी ये है कि हम जो नत्रजन या जो भी उर्वरक डालते हैं, कम उर्वरक में ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ़ायदा मिले, कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। इसके लिए बहुत सारी जो हमारी जो तकनीकियां हैं संस्थानों से विकसित की गई हैं और उनके लिए ज़रूरी है कि किसानों के यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा वो तकनीकियां पहुँचे। और किसान भाइयों से जो आने वाला समय इस समय है शरतकालीन गन्ने का है, और शरतकालीन गन्ने की जब हम बुआई करते हैं तो ऐसा गन्ना बसंतकालीन गन्ने की अपेक्षा 15 से 20% ज़्यादा उपज देता है। और ऐसे गन्ने में मिठास भी ज़्यादा होती है और आधा इकाई चीनी का परता भी बढ़ता है। शरतकालीन गन्ने में किसान भाइयों आप अपनी सुविधानुसार क्षेत्र की अनुकूलता के आधार पर उसमें सहफसली खेती कर सकते हैं। मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां आप 3 आंख का गन्ना बोते हैं वहां आपको करीब 22 से 25 हज़ार तक आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खर्चा लगता है। अगर आप 1 आंख का टुकड़ा बोते हैं तो उससे आपको जो है ना करीब 15 हज़ार के आसपास आप बचत कर सकते हैं आप अपने जो है ना फसल उत्पादन के व्यय में। तो 1 आंख के टुकड़े की बुआई की जाए, उसकी जो है ना टेक्नोलॉजी जहाँ हमारे संस्थानों द्वारा विकसित की गई हैं उनको आप ज्ञान प्राप्त करके और अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, जमाव अच्छा ले सकते हैं। 1 आंख का टुकड़ा बोएं। और साथ ही साथ यह है कि जो क्षेत्र की अनुकूलता के आधार पर सहफसली खेती करें। सहफसली खेती करने से क्या होगा कि किसानों को एक अतिरिक्त आमदनी मिल जाती है और गन्ने की उत्पादकता भी कहीं से बाधित नहीं होती है, जबकि आपकी उत्पादकता ज़्यादा ही मिल जाती है जब आप गन्ने के साथ में आलू की सहफसली खेती करें। तो ऐसे में जो इस तरह का गन्ना होता है वो अकेले वाले गन्ने की अपेक्षा करीब 10% ज़्यादा उपज भी दे देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सितंबर का महीना आ रहा है, अक्टूबर में आप शरतकालीन गन्ने की बुआई करें, सहफसली खेती करें, खेती में मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। गन्ना बुआई के यंत्र हमारे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से विकसित किए जा चुके हैं। आपको श्रमिकों की उपलब्धता न होने पर भी ऐसी मशीनें हैं जिसका कि उपयोग करके आप उत्पादन व्यय में कमी कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब समय थोड़ा कम है, इस वजह से मैं आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। जी नमस्कार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तथा न्यूनतम तापमान सामान्य रहा। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 90% तथा न्यूनतम 60% रही। वायु दिशा पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तथा गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी तो कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की तथा न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होने के आसार हैं। किसान भाइयों, धान की खेती में यदि पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली तथा नीचे की हरी हों तो जिंक सल्फेट 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय बाजरा, मक्का, सोयाबीन व सब्जियों की खेती में खरपतवार नियंत्रण हेतु निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें। पशुओं के हरे चारे की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है, अतः पूसा, चरी 9 या अन्य संकर किस्मों की बुआई करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।